Welcome to video lecture series for diploma courses, an initiative by Directorate Technical Education भोपाल मध्य प्रदेश। आप सभी का स्वागत है। मैं कीर्ति गर्ग, सीनियर लेक्चरर आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिज़ाइन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट वीमेंस पॉलिटेक्निक कॉलेज भोपाल, इस सीरीज़ में आपके लिए आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिज़ाइन प्रोग्राम के अंतर्गत थर्ड सेमेस्टर RGPB स्कीम CGPA 2015 का बिल्डिंग मटेरियल्स 2 कोर्स, जिसका कि कोर्स कोड है 302, उसका मॉड्यूल 1 आज प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका टॉपिक है वुड प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस मटेरियल्स। जैसा कि मैंने बताया, कोर्स का नाम है बिल्डिंग मटेरियल्स 2। इस कोर्स को करने के बाद स्टूडेंट्स के अंदर कोर्स आउटकम्स, एबिलिटीज़ डेवलप हो जाएंगी। CO1 आपका रहेगा, enlist and identify various exterior and interior building and finishing materials used in building construction. CO2, select suitable materials on the basis of their properties and uses for different exterior and interior building components. टॉपिक है वुड प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस मटेरियल्स और सब टॉपिक रहेगा प्लाईवुड। इस टॉपिक के लर्निंग आउटकम्स रहेंगे जो कि स्टूडेंट्स इस टॉपिक को पढ़ने के बाद सीख जाएंगे। उसका LO1 है एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियर्ड वुड प्रोडक्ट्स। LO2 स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ प्लाईवुड एंड देयर प्रॉपर्टीज। LO3 स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द वेरियस यूसेज एंड एप्लीकेशंस ऑफ प्लाईवुड इन कंस्ट्रक्शन। जैसा कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में बेसिक बिल्डिंग मटेरियल्स के बारे में पढ़ा है, जिनमें मुख्यतः थे ब्रिक्स, स्टोन, कंक्रीट, टिम्बर और ग्लास। अब चूंकि ये थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे कुछ एडवांस बिल्डिंग मटेरियल्स हैं जो कि फोकस्ड हैं फर्निशिंग्स एंड फिनिशिंग्स ऑफ एक्सटीरियर एंड इंटीरियर बिल्डिंग कंपोनेंट्स के ऊपर। मुख्यतः इसमें समावेश है टाइल्स, पेंट्स, वार्निशेस एंड डिस्टेम्पर, wood products and process materials. These are plywood, MDF boards, block boards, veneers and laminates. Furnishings and finishing materials भी इसमें एक टॉपिक रहेगा, जिसके अंतर्गत आपको विंडो कवरिंग्स लाइक वेनिशियन ब्लाइंड्स, कर्टेंस, फ्लोर कवरिंग्स जिसमें कारपेट्स, रग्स, अपहोल्स्ट्री एंड टेपेस्ट्री मटेरियल्स, इनके बारे में आप जानेंगे। मिसलिनियस मटेरियल्स भी इस पर्टिकुलर सेमेस्टर में आपके लिए रहेंगे, जिसमें कि मेन है वाटर प्रूफिंग मटेरियल्स, फॉल सीलिंग मटेरियल्स एंड रूफिंग मटेरियल्स। जैसे जैसे हम लेक्चर सीरीज़ में आगे बढ़ते जाएंगे, हम हर टॉपिक को कवर करते जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है वुड प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस मटीरियल्स। वुड, लकड़ी, इससे आप सभी भली भांति परिचित हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में आपने नेचुरल वुड के बारे में पता था। एक छोटा सा रिकॉल लेते हैं। नेचुरल वुड जो हमें पेड़ों से प्राप्त होती है। पेड़ कितने प्रकार के होते हैं? पेड़ आपने देखा था 2 प्रकार के पेड़ होते हैं, एक डिसीडियस ट्रीज़ और एक एवरग्रीन ट्रीज़। डिसीडियस ट्रीज़ जिनको हम पर्णपाती पेड़ या पतझड़ वाले पेड़ कहते हैं, उनसे जो लकड़ी हमें प्राप्त होती है वो होती है हार्डवुड। और एवरग्रीन ट्रीज़ या कोनिफर्स ट्रीज़, सदाबहार पेड़, उनसे जो लकड़ी हमें प्राप्त होती है वो है सॉफ्टवुड। इनके बारे में विस्तार से आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। इस सेमेस्टर में पर्टिकुलरली आपका जो टॉपिक बेस्ड है वो है इंजीनियर्ड वुड। इंजीनियर्ड वुड जैसा कि नाम से क्लियर है, इट इज़, यू कैन कॉल इट एज मैन्युफैक्चर्ड वुड ऑल्सो। और इंजीनियर्ड वुड के जो प्रकार हैं वो हैं प्लाईवुड, फाइबर बोर्ड्स, ब्लॉक बोर्ड्स, लैमिनेट्स और वीनियर्स। इंजीनियर्ड वुड जो, यदि हम इसको नेचुरल वुड से कंपेयर करें तो ये हमें कई मायनों में कई सारे इसके फ़ायदे हैं। जैसे कि नेचुरल वुड कॉस्टली पड़ती है पर्यावरण के लिए, पर्यावरण की दृष्टि से जंगलों को नुकसान पहुंचता है, जबकि इंजीनियर्ड वुड जो है वो आपकी फैब्रिकेटेड वुड है, जिसको कि आप वुड स्ट्रैंड्स, फाइबर्स या वुड शेविंग्स के द्वारा उसको ग्लूइंग करके और आप एक कॉम्पोजिट प्रोडक्ट के रूप में क्रिएट करते हैं। तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली वुड होती है इंजीनियर्ड वुड। नाउ व्हाट इज़ प्लाईवुड? हमारा जो पहले हमने देखा इंजीनियर्ड वुड के जो प्रकार हैं, उसमें आज हम डिस्कस करेंगे प्लाईवुड के बारे में। तो व्हाट इज़ प्लाईवुड? यदि हम प्लाईवुड को डिफाइन करना चाहें तो प्लाईवुड इज़ एन इंजीनियर्ड वुड मेड बाय ग्लूइंग टुगेदर several thin layers or plies of wood veneers to make thick, strong and flat sheets. जैसा कि मैंने बताया,
इंजीनियर्ड वुड जो है फैब्रिकेशन प्रोसेस का प्रोडक्ट है और आपको ये कंपोजिट मटेरियल के फॉर्म में मिलता है। जबकि जो यहाँ पे आपको एक टर्म नया सुनने में आ रहा है, वीनियर्स। इन वुड वर्किंग, वीनियर्स रिफर्स टू थिन स्लाइसेस ऑफ वुड ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए ट्री लॉग। जब हम ट्री लॉग को लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस में कट करते हैं तो जो थिन स्लाइसेस हमें लकड़ी के मिलते हैं वो वीनियर कहलाते हैं। इन वीनियर्स को आपस में चिपकाने के बाद जो प्रोडक्ट बन के तैयार होता है उस प्रोडक्ट को हम प्लाईवुड कहते हैं। प्लाईवुड is mostly preferred material over wood as it is cheaper and does not get warped or shrink in long run। सबसे बड़ा फ़ायदा प्लाईवुड के साथ ये है कि ये आसानी से वार्प नहीं होता है और इसमें श्रिंकेज का प्रॉब्लम भी नहीं होता है जो लकड़ी के साथ प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है। यहाँ पे एक आपको चित्र दिख रहा है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि ये आपको ग्रेन की डायरेक्शन प्लाईवुड की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्लाईवुड को यदि हम देखें तो बेसिकली इसमें 3 लेयर्स होती हैं। जो टॉप लेयर होती है दैट इज़ कॉल्ड फेस, मिडिल लेयर इज़ कॉल्ड कोर एंड द बैक लेयर या रिवर्स साइड लेयर इज़ कॉल्ड बैक। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे मेंशन्ड है 3 प्लाई प्लाईवुड। प्लाई मीन्स लेयर ऑफ वीनियर। तो जितनी लेयर्स इसमें बढ़ती जाएंगी कोर की थिकनेस बढ़ती जाएगी। फेस और बैक प्लाई हमेशा सेम रहेगा, लेकिन कोर इसमें जो है अकॉर्डिंग टू थिकनेस ऑफ प्लाईवुड कोर में नंबर ऑफ वीनियर्स या नंबर ऑफ लेयर्स जो है वो बढ़ते जाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें चीज़ जो ध्यान देने की होती है ग्रेन डायरेक्शन। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं हमेशा 90 डिग्री राइट एंगल पे होते हैं एडजेसेंट लेयर्स के जो ग्रेन्स हैं। इसी की वजह से प्लाईवुड में जो है स्ट्रेंथ आती है। जो वुड वीनियर्स हैं, जो लेयर्स हैं प्लाईवुड में, उनको आप एक स्ट्रॉन्ग एडहेसिव के द्वारा चिपकाते हैं और जो प्लाईवुड बन के हमारे सामने आता है वो लार्ज शीट के फॉर्म में हमें मिलता है। हाउ प्लाईवुड इज़ मैन्युफैक्चर्ड। अब जानने वाली चीज़ ये है कि प्लाईवुड बनता कैसे है। जैसा कि हमने देखा इंडिविजुअल लेयर्स ऑफ वीनियर्स आर फर्स्ट ऑब्टेन्ड बाय रोटरी कटिंग ए लॉग। रोटरी कटिंग होती है जब हम ट्री लॉग जिसको कि हम लट्ठा बोलते हैं लकड़ी का, जो कि पेड़ का होता है, उसको आप लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलॉन्ग एक कटर पीलर मशीन होती है जिसमें आप रोटेट करते हैं। तो उसके थ्रू आपको जो है उसमें आपको थिकनेस सेट करनी पड़ती है उस कटर पीलर मशीन में। वहाँ पे आप उसकी थिकनेस सेट करेंगे 2 से 2.5 mm का जो भी आपको थिकनेस चाहिए है वो थिकनेस के वो शीट्स काट के आपको कटर पीलर दे देगा। उसके बाद इन जो शीट्स आपको मिलेंगे उनको आप एडहेसिव उसके ऊपर स्प्रेड करके और आपस में चिपकाएंगे। इसको चिपकाने के लिए आप हॉट प्रेस मशीन का यूज़ करेंगे और ये जो मशीन जो हम यूज़ करते हैं इसकी वजह से जो लेयर्स हैं वो फर्म बॉन्डिंग उनके बीच में हमें मिल जाती है। जैसा कि मैंने बताया मिनिमम नंबर ऑफ लेयर्स जो होते हैं वो 3 होंगे कोई भी प्लाई में, क्योंकि एक फेस लेयर, एक बैक लेयर और एक कोर लेयर। तो मिनिमम नंबर ऑफ लेयर्स जो होंगे किसी भी प्लाईवुड में वो 3 होंगे। उसको हम बोलते हैं 3 प्लाई। यदि कोर में 3 लेयर्स आ रहे हैं तो 5 प्लाई, उससे ज़्यादा बढ़ते जाएंगे तो 7 प्लाई, 13 प्लाई एंड सो ऑन। ऐसे ये चलता जाता है। लेकिन ये ध्यान रखें कि जितने भी लेयर्स होंगे वो हमेशा ऑड नंबर्स में होंगे। 3 प्लाई, 5 प्लाई, 7 प्लाई, 9 प्लाई, 11 प्लाई एंड सो ऑन। प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग में एडहेसिव का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एडहेसिव की क्वालिटी बहुत निर्भर करती है, इसकी वजह से प्लाईवुड की स्ट्रेंथ भी डिफाइन होती है। मेनली 2 तरह के एडहेसिव्स यूज़ होते हैं, एक यूरिया फॉर्मल्डिहाइड और एक फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड, जिनका हम यूज़ बाद में इसी टॉपिक में पढ़ेंगे। तो इस तरह से प्लाईवुड मैन्युफैक्चर होता है। अब सवाल ये उठता है कि आपको प्लाईवुड की आवश्यकता क्यों है, ये आपके लिए किस तरह से उपयोगी है। जब हम इंटीरियर आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिज़ाइन प्रोफेशन की बात करते हैं तो हमें आजकल चूँकि इंटीरियर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ता जा रहा है, डिफरेंट बड़ी बड़ी जो स्पेसेस हैं उनको आपको पार्टीशंस करने की ज़रूरत होती है, डिफरेंट तरह का फर्नीचर आपको बनाना होता है। तो प्लाईवुड एक बहुत अच्छी तरह से हमें मदद करता है पार्टीशंस बनाने के लिए, फर्नीचर के लिए, स्पेशली कपबोर्ड्स, किचन कैबिनेट्स एंड ऑफिस टेबल्स यू कैन वेरी इजीली कंस्ट्रक्ट विद द हेल्प ऑफ प्लाईवुड. It is a very important material for flooring systems.
It can also be used for making doors and shutters, and the another important feature which you can use with plywood is to make formwork or a mold for wet concrete. अब जब हम बात करें कि प्लाईवुड के इतने सारे आप यूजेस इसके हो सकते हैं, इतने सारे उपयोग इसके हो सकते हैं, तो व्हाट अबाउट इट्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। तो जब भी आप कोई एलिमेंट इसके द्वारा बना रहे हैं तो जो उसकी स्ट्रक्चरल एलिमेंट है उस पर्टिकुलर फर्नीचर की या कोई दूसरे वुडन एलिमेंट की, वो डिपेंड करेगी स्ट्रेंथ ऑफ प्लाईवुड के ऊपर। तो व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ प्लाईवुड? स्ट्रेंथ ऑफ प्लाईवुड डिपेंड्स ऑन 2 मेजर फैक्टर्स। सबसे पहले क्वालिटी ऑफ वुड यूज्ड और दूसरा है थिकनेस ऑफ द शीट। क्वालिटी ऑफ वुड यूज़ से मतलब होता है कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग में किस प्रकार की वुड का यूज़ किया गया है, हार्डवुड यूज़ की गई है या सॉफ्टवुड यूज़ की गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हार्डवुड जो है वो बहुत मजबूत लकड़ी है, तो नेचुरली यदि हार्डवुड के वीनियर्स यूज़ करके प्लाई को बनाया गया है तो नेचुरली उस प्लाईवुड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू सॉफ्टवुड, प्लाईवुड विच इज़ मेड बाय सॉफ्टवुड। तो यदि हार्डवुड के एग्जांपल्स आप लोग रिकॉल करें तो आप देखेंगे कि आपने सागौन एक लकड़ी पढ़ी थी जो कि हार्डवुड का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, गर्जन है जो कि अगेन है टाइप ऑफ सॉफ्टवुड, और यदि हम अगेन ए टाइप ऑफ हार्डवुड, और यदि हम सॉफ्टवुड के एग्जांपल देखें तो पाइन या मैंगो बहुत कॉमन एग्जांपल्स हैं सॉफ्टवुड के, जिनकी लकड़ी मुलायम होती है। तो नेचुरली स्ट्रेंथ जो है डिपेंड करेगी कि प्लाईवुड किस प्रकार की लकड़ी से बना हुआ है। थिकनेस ऑफ द शीट, जितने नंबर ऑफ प्लाईज या लेयर्स उसमें बढ़ते जाएंगे उतनी हमने देखा प्लाईवुड की थिकनेस बढ़ती जाएगी। तो मार्केट में जो आपको प्लाईवुड्स अवेलेबल हैं वो बहुत सारे साइजेस और थिकनेसेस में अवेलेबल हैं। तो एक जनरल थंब रूल की यदि हम बात करें तो यदि जितनी थिक प्लाईवुड शीट होगी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। नाउ थिकनेस ऑफ प्लाईवुड, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि मिनिमम नंबर ऑफ प्लाईज जो है प्लाईवुड में 3 होते हैं और उसकी संख्या बढ़ती जाती है। लेकिन यहाँ पे कुछ सर्टेन रूल्स हैं जिनको हम कह सकते हैं कि यदि ये रूल्स को आप ध्यान में रखेंगे तो आप एक अच्छा प्लाईवुड चुनाव कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए। यदि आप देखेंगे तो जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ प्लाईज से यदि प्लाईवुड बना हुआ है तो वो प्लाईवुड हमेशा स्ट्रॉन्ग होगी। मतलब यदि आपके पास 18 mm प्लाईवुड है और यदि उसमें आपको एक प्लाईवुड में आपको 15 प्लाईज मिल रहे हैं और दूसरे प्लाईवुड में आपको 13 प्लाईज मिल रहे हैं, तो नेचुरली जो 15 प्लाईज वाला प्लाईवुड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एज़ कम्पेयर टू 13 प्लाईज प्लाईवुड। सिमिलरली यदि आपका जो प्लाईवुड है वो ज़्यादा पाइल्स से बना हुआ है तो वो एक्सपेंसिव भी हो जाएगा, उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। क्यों? बिकॉज ऑफ लेबर कॉस्ट इन्वॉल्व। वहाँ पे आपकी लेबर कॉस्ट बढ़ रही है, आपकी एडहेसिव की कॉस्ट बढ़ रही है। तो यदि जैसे 6 mm प्लाईवुड है 7 प्लाईज का, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा 6 mm प्लाईवुड के जो कि 5 प्लाईज का है। यदि आपको सेम थिकनेस मिल रही है प्लाईवुड की तो हमेशा जिसमें नंबर ऑफ प्लाईज ज़्यादा हैं वो प्लाईवुड आपकी प्रीमियम क्वालिटी की होगी। और यदि आपकी प्लाईवुड की थिकनेस 3 mm है तो उसके बाद जितने भी नंबर ऑफ थिकनेसेस जैसे जैसे बढ़ती जाएगी 2 के फिगर में आपकी जो प्लाईज हैं वो बढ़ती जाएंगी। जैसे 3 mm है तो 3 mm में यदि 3 प्लाईज हैं तो 4 mm में 3 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं। तो हमेशा ऑड नंबर्स में प्लाईज के नंबर चलेंगे। These are some plywood sizes which are available in Indian market। यहाँ पे आप देख सकते हो फीट यूनिट भी है और mm में भी है। ये स्टैंडर्ड साइजेज शीट्स अवेलेबल होती हैं मार्केट में, जिसमें 8 फीट बाय 4 फीट, 8 फीट बाय 3 फीट, 2400 × 900 mm, 7 फीट बाय 4 फीट जिसकी की साइज़ है 2100 बाय 1200 mm, 7 फीट बाय 3 फीट, 6 फीट बाय 4 फीट एंड 6 फीट बाय 3 फीट। आपकी जितनी आवश्यकता है उस हिसाब से आप शीट साइज़ का चुनाव कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे एक टेबल आपको दिख रही है। यहाँ पे मैंने कोशिश की है बताने की कि यदि आपका 3 mm प्लाई है तो नंबर ऑफ प्लाईज 3 रहेंगे, 4 में 3 से 5 हो सकते हैं, 6 mm थिकनेस में 5 से 7 प्लाई रहेंगे, 9 mm थिकनेस में 7 से 9 होंगे। इसी तरह से यदि 21 mm प्लाई की थिकनेस है तो आपके 15 या 17 नंबर ऑफ प्लाईज हो सकते हैं, उसमें 24 से 17 और 19 हो सकते हैं। प्लाईज मतलब यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो, प्लाईज मतलब वो वुड विनियर्स जिनको कि हम कट करके ट्री लॉक से निकालते हैं और उनको आपस में हम ग्लू करते हैं। लेयर्स ऑफ वुड आर कॉल्ड प्लाईज।
जितना ऑड नंबर्स ऑफ लेयर लेने का ये फ़ायदा होता है कि इसकी वजह से डिफॉर्मेशन नहीं होता है। जो वार्पिंग की प्रॉब्लम होती है, शेप ट्विस्टिंग की, वो इसकी वजह से नहीं हो पाती है। और दूसरा जो एडवांटेज हमें मिलता है वो मिलता है हमारा जो एडजेसेंट लेयर्स क्रॉस ग्रेन्स होते हैं वो भी हमारे लिए एडवांटेजेस होते हैं, जो कि प्लाईवुड को वार्पिंग और ट्विस्टिंग से बचाते हैं और प्लाईवुड को एक स्ट्रेंथ देते हैं। नाउ कितने तरह की प्लाईवुड्स हो सकती हैं? तो अलग अलग क्लासिफिकेशन है। यदि आप मार्केट में जाएंगे या आप इसको लिटरेचर देखेंगे तो जो प्लाईवुड को क्लासीफाई किया हुआ है वो 3 तरीके से किया हुआ है। एक तो जो प्लाईवुड का क्लासिफिकेशन है दैट इज़ बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ वुड यूज़, किस प्रकार की लकड़ी को मिला के वो बनाई हुई है। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है जो मार्केट में चलता है वो बेसिक टाइप्स ऑफ प्लाईवुड्स कहलाते हैं, जिनको अभी हम आगे देखेंगे। और तीसरा जो क्लासिफिकेशन होता है दैट इज़ बेस्ड ऑन यूसेज, कि किस पर्टिकुलर काम के लिए वो प्लाईवुड यूज़ हो रही है, उसके हिसाब से उसको क्लासीफाई किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लाईवुड बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ वुड यूज्ड। अगेन ये मैं बता चुकी हूँ, हार्डवुड प्लाईवुड, जब उसमें हार्डवुड का यूज़ होगा तो वो प्लाईवुड कहलाएगी हार्डवुड प्लाईवुड। और यदि उसमें सॉफ्टवुड से बनी है लाइक पाइन है, स्प्रस है, फर है, तो वो प्लाईवुड कहलाएगी सॉफ्टवुड प्लाईवुड। नेचुरली हार्डवुड प्लाईवुड हैवियर होगी, हैवी होगी वेट में और स्ट्रॉन्ग भी होगी, जबकि सॉफ्टवुड प्लाईवुड जो होगी वो वज़न में हल्की होगी और कंपैरेटिवली वीक होगी एज कंपेयर टू हार्डवुड प्लाईवुड। हार्डवुड प्लाईवुड के लिए जो लकड़ी यूज़ होती है वो सागौन हो सकती है, गर्जन हो सकती है या बर्चवुड हो सकती है। इसकी पहचान है हाई स्ट्रेंथ और स्टिफनेस, जितनी हार्ड होती है तो इसी वजह से ये स्टिफ भी होती है। और ये मेनली सूटेबल होती है हैवी ड्यूटी फ्लोर्स के लिए, जहाँ पे आपको फ्लोर्स का निर्माण करना है वहाँ पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सॉफ्टवुड प्लाईवुड मैं बता चुकी हूँ कि ये जो वुड की जो स्पीशीज हैं ट्री की, स्प्रस, पाइन, फर, मैंगो वुड, इनसे बनती है। और सॉफ्टवुड प्लाई इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए सस्ती मिल जाती है हार्डवुड प्लाईवुड से। तो डिपेंड्स ऑन बजट कि किस तरह का आपको, या लोकेशन कि कहाँ पे आपको उसको यूज़ करना है। सो यू कैन डिसाइड कि वेयर वी शुड गो फॉर हार्डवुड प्लाईवुड और वी शुड गो फॉर सॉफ्टवुड प्लाईवुड। नाउ जो मार्केट में जो टर्मिनोलॉजी अवेलेबल है बेसिक टाइप्स ऑफ प्लाईवुड की, वो बेसिकली 3 तरह के प्लाईवुड्स मार्केट में अवेलेबल हैं। कमर्शियल प्लाईवुड, वाटर रेजिस्टेंट प्लाईवुड और मैरीन प्लाईवुड। कमर्शियल प्लाईवुड जिसको कि हम MR ग्रेड प्लाईवुड फॉर इंटीरियर यूज़ भी कहते हैं, वाटर रेजिस्टेंट प्लाईवुड जिसको आप BWR ग्रेड प्लाईवुड फॉर एक्सटीरियर यूज़ कह सकते हैं, एंड मैरीन प्लाईवुड। नाउ व्हाट इज़ कमर्शियल प्लाईवुड या व्हाट इज़ MR ग्रेड प्लाईवुड? MR grade means MR abbreviated for moisture resistant। मॉइस्चर मतलब नमी को ये कितना रेजिस्ट करता है, ये उसका यहाँ से निर्धारण होता है। तो मॉइस्चर ग्रेड रेजिस्टेंट जो हैं बहुत ज़्यादा, इनको हम कमर्शियल प्लाईवुड भी कहते हैं और इनको हम इंटीरियर ग्रेड ऑफ प्लाईवुड बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा सूटेबल है इंटीरियर यूज़ के लिए, लेकिन एक्सटीरियर यूज़ के लिए नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मॉइस्चर रेजिस्टेंट का ये मतलब नहीं है कि ये प्लाईवुड्स वाटरप्रूफ हैं। केवल ये प्लाईवुड्स जो हैं वो कैपेबल होते हैं ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर को कुछ हद तक रेजिस्ट करने के लिए, है ना। तो इसको आप वाटरप्रूफ मान के इसको आप एक्सटीरियर्स में यूज़ नहीं कर सकते हैं। MR ग्रेड प्लाईवुड मीन्स मॉइस्चर रेजिस्टेंट प्लाईवुड। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कमर्शियल प्लाईवुड। MR ग्रेड प्लाईवुड जो होता है वो इंटीरियर ग्रेड है प्लाईवुड का, therefore it is suitable for only for interiors and not for exteriors because of its water resistant क्वालिटी। ये इतना वाटर रेजिस्टेंट के वाटरप्रूफ नहीं होता है ये वाला प्लाईवुड, ये केवल कैपेबल होता है सर्टेन अमाउंट का ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर को रेजिस्ट करने के लिए। तो इसलिए इसका जो यूज़ है वो रेस्ट्रिक्टेड है इंडोर्स के लिए। और इसमें जो एडहेसिव यूज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। This type of plywood is now not used for making furniture that are continuously in contact with water। यहाँ पे आप एक पिक्चर देख रहे हैं, ये पिक्चर आपको दिख रही है, यहाँ पे आपको कुछ लिखा हुआ दिख रहा है IS 303। दिस इज़ द इंडियन स्टैंडर्ड कोड स्पेसिफिकेशन नंबर अलॉटेड टू MR ग्रेड प्लाईवुड। अभी हम आगे इसको देखेंगे कि इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स के लिए किस किस पर्टिकुलर टाइप के प्लाईवुड के लिए कौन कौन से स्पेसिफिकेशन नंबर्स
अलॉटेड हैं। तो MR ग्रेड प्लाईवुड जो है इट इज़ अलॉटेड IS 303। यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो, जब आप शॉप पे जाओगे यदि प्लाई खरीदने के लिए तो आप देखोगे इस तरह का शीट के पीछे आपको जो है ये इस तरह का मार्का एक मिलता है जिसमें आपका ISI लिखा है, फिर टाइप लिखा है। देखिए आप यदि पढ़ पा रहे हैं तो यहाँ पे एक टाइप लिखा हुआ है MR ग्रेड। MR ग्रेड मतलब मॉइस्चर रेजिस्टेंट। आप उस ग्रेड को देख के समझ सकते हैं, या फिर यदि आप फेमिलियर रहेंगे IS नंबर्स के साथ तो आप नंबर देख के भी समझ सकते हो कि दिस इज़ द टाइप ऑफ MR ग्रेड प्लाईवुड। यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया इंडोर्स में यूज़ होना है, तो इंटीरियर में जितने भी फर्नीचर्स होते हैं वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। वॉल माउंटेड कैबिनेट्स बनाने के लिए, पार्टीशंस बनाने के लिए, वार्डरोब्स बनाने के लिए, यदि ऑडियो वीडियो कैबिनेट्स बनाने हैं या शोकेसेस बनाने हैं तो उसके लिए भी आप MR ग्रेड प्लाईवुड यूज़ कर सकते हो। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जहाँ पे जिन सर्फेसेस पानी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं आने वाली हैं वहाँ पे आप इस प्लाईवुड को यूज़ कर सकते हो। हमें क्यों सिलेक्ट करना चाहिए ये पर्टिकुलर प्लाईवुड? क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव है। यहाँ पे आपको यदि आप अदर ग्रेड जो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं VWR ग्रेड प्लाईवुड, उसके कंपैरिजन में ये काफ़ी सस्ती होती है और इसकी जो कॉस्ट है वो 40 से 190 रुपये स्क्वायर फीट तक पर स्क्वायर फीट तक आपको मार्केट में अवेलेबल हो सकती है। अनदर टाइप ऑफ प्लाईवुड जो कि बेसिक टाइप है, मार्केट में अवेलेबल है, दैट इज़ BWR ग्रेड प्लाईवुड। इसको हम वाटरप्रूफ प्लाईवुड भी कहते हैं। इसका जो बॉइलिंग, इसका यदि आप एब्रीविएशन देखेंगे तो दिस इज़ यूज फॉर बॉइलिंग वाटर रेजिस्टेंट प्लाईवुड। B फॉर बॉइलिंग, W फॉर वाटर एंड R फॉर रेजिस्टेंट। यदि आप इसकी पिक्चर देखोगे तो अगेन दिस प्लाईवुड इज ऑल्सो प्रोवाइडेड IS स्पेसिफिकेशन नंबर 303, लेकिन यहाँ पे आपको टाइप लिखा हुआ मिलेगा BWR ग्रेड। तो ये प्लाईवुड जो हैं ये मोर सुपीरियर हैं एज़ कम्पेयर टू MR प्लाईवुड, क्योंकि इनको आप एक्सटीरियर में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम एक्सटीरियर ग्रेड ऑफ प्लाईवुड भी बोलते हैं। और कौन सी चीज़ इसको वाटरप्रूफ या ज़्यादा वाटर रेजिस्टेंट बनाने में मदद करती है? इसमें जो एडहेसिव यूज़ किया है उसकी वजह से ये वाला प्लाईवुड जो है ज़्यादा वाटरप्रूफ बनता है। इस प्लाईवुड को बनाने में जो ग्लू का यूज़ किया जाता है दैट इज़ फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड एडहेसिव, जो कि एक सिंथेटिक प्लास्टिक रेजिन होता है और यही प्लास्टिक रेजिन इसको वाटरप्रूफ बनाता है। जैसा कि हम देख चुके हैं कि ये वाटर रेजिस्टेंट है अच्छा खासा, इसमें कैपेसिटी है। तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं किचन के जो नीचे के शेल्फ्स होते हैं, प्लेटफॉर्म अंडर प्लेटफॉर्म शेल्फ्स बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, या बाथरूम वैनिटीज़ बनाने के लिए, या लॉन फर्नीचर बनाने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा कि ये चूँकि इसमें एक्सटीरियर ग्रेड की क्वालिटी इसकी होती है तो इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है और ये करीब 770 से 260 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट तक के रेट में मार्केट में आपको अवेलेबल हो सकती है। ये चीज़ें आपको भी एक्सप्लोर करना चाहिए मार्केट सर्वे के थ्रू या इंटरनेट बेस्ड स्टडी से आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, ये मेरा सजेशन है, ताकि आपको भी मटेरियल्स की कॉस्ट, क्योंकि जब भी आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो सबसे पहला एस्पेक्ट होता है इम्पॉर्टेंट क्लाइंट का बजट। तो बजट जो है जब तक आपको मार्केट रेट्स का आइडिया नहीं होगा आप उसकी बजटिंग नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप जो भी मटेरियल सजेस्ट कर रहे हैं उनके रेट्स आपको पता हों, तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू टू प्रिपेयर एन एस्टिमेट। Now the third type of plywood that is available in market is marine plywood। जैसा कि नाम से क्लियर है, marine मतलब और ज़्यादा वाटरप्रूफ। इसका बेसिकली जो यूज़ होता है वो बोट्स और शिप्स बनाने के लिए होता है। समुद्र के अंदर जो शिप्स चलते हैं उसमें इस प्लाई को यूज़ किया जाता है, क्योंकि बेसिकली दिस इज़ वाटरप्रूफ। मतलब हम कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक इसमें वाटरप्रूफ क्वालिटीज़ अवेलेबल हैं और इसका यूज़ इंडोर एप्लीकेशंस में बहुत ज़्यादा नहीं होता है बिकॉज ऑफ इट्स कॉस्ट। इसका यूज़ इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए भी किया जाता है, क्योंकि जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा वाटर को एक्सपोजर होना है सरफेस का लंबे समय के लिए, वहाँ पे आप इस प्लाई को रिकमेंड कर सकते हो। यहाँ पे आप देख पा रहे हो इस पर्टिकुलर प्लाई को जो इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन नंबर दिया हुआ है दैट इज़ 710। तो यहाँ से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो IS 710 से कि दिस इज़ ए टाइप ऑफ मैरीन प्लाई। नेचुरली ये जो अभी हमने दो टाइप पढ़े, MR ग्रेड और VWR प्लाईवुड, इन दोनों से काफ़ी सुपीरियर है ये प्लाई। अब हम इसका थर्ड क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, दैट इज़ बेस्ड ऑन यूसेज, कि किस पर्टिकुलर काम के लिए उस टाइप
प्लाईवुड को यूज़ किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंगली ही उसको नाम दिया गया है। जैसे फ्लेक्सिबल प्लाईवुड, इसकी कैटेगरी में सबसे पहला नाम है फ्लेक्सिबल प्लाईवुड। जैसा कि आप इस पिक्चर या इमेज में देख पा रहे हो कि ये प्लाई बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। तो फ्लेक्सिबिलिटी होने से क्या होगा, आप इसको किसी भी शेप में रोल्ड अप कर सकते हैं। यदि आपको कुछ राउंडेड शेप्स फर्नीचर में बनाने हैं या कुछ कर्व्स क्रिएट करने हैं तो यू कैन यूज़ दिस टाइप ऑफ प्लाई एंड दिस इज़ कॉमनली नोन एज फ्लेक्सी प्लाई। तो ये आपको कर्व्ड शेप्स और राउंडेड शेप्स देने में हेल्प करता है। अदरवाइज़ तो प्लाईवुड बहुत स्टिफ होता है, तो उसको आप हर प्लाई को आप फ्लेक्सी प्लाई की तरह यूज़ नहीं कर सकते हैं। दूसरा टाइप ऑफ प्लाईवुड है फायर रिटार्डेंट प्लाईवुड। जैसा कि अगेन नाम से क्लियर है कि ये वाला जो प्लाईवुड है ये आपको हेल्प करता है फायर रिस्क को कम करने में। फायर रिस्क कैसे कम होंगी, जब मैन्युफैक्चरिंग होता है इस पर्टिकुलर प्लाईवुड का तो उस समय इसमें फायर रिटार्डेंट केमिकल्स ऐड किए जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो प्लाईवुड बन के हमारे सामने आता है ये फायर रिस्क को कम करता है। और इसका जो शॉर्ट में नाम चलता है वो है FR ग्रेड प्लाईवुड। इसके लिए यदि आप देखेंगे तो इंडियन स्टैंडर्ड कोड स्पेसिफिकेशन नंबर है IS 5509 जो कि इसको अलॉटेड है। फिर इसी कैटेगरी में एक कंक्रीट शटरिंग प्लाईवुड होता है। जब हम उसके फंक्शंस देख रहे थे कि प्लाईवुड की हमें आवश्यकता क्यों है, तो हमने देखा था कि हम इसको कंक्रीट को कास्ट करने के लिए इसके मोल्ड बना सकते हैं। तो यहाँ पे स्पेशल टाइप ऑफ प्लाईज आती हैं मार्केट में जिनका कि होता है कंक्रीट शटरिंग प्लाईवुड। इनका बेसिक पर्पस ही होता है कंक्रीट को कास्ट करने के लिए। और चूँकि कंक्रीट को अगेन एंड अगेन डिफरेंट साइड्स पे यूज़ करना होता है, कास्टिंग करना होता है, तो आप इन जो शीट्स तैयार शटरिंग प्लाईवुड्स होते हैं इनको आप कई बार यूज़ कर सकते हैं डिस्कार्ड करने के पहले। तो ये एक इसका एडवांटेज होता है। फिर एक होता है टर्माइट रेजिस्टेंट एंड बोरर प्रूफ प्लाईवुड। अगेन ये जो है आपको जो एक्सटर्नल दीमक है या आपका जो घुन लगता है उन चीज़ों से आपका प्रोटेक्ट करती है फर्नीचर को। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि जो अपनी जुआरी कंपनी है फर्नीचर मेकिंग, काफ़ी बड़ा ब्रांड है, वो लोग बोलते हैं कि यदि आप हमारा फर्नीचर लोगे तो उसमें 20 साल तक दीमक नहीं लगेगा। तो वो लोग इसी तरह का प्लाईवुड यूज़ करके अपना फर्नीचर बनाते हैं और इस तरह से आपको गारंटी दे पाते हैं कि हमारा जो फर्नीचर है वो दीमक से सुरक्षित है। फिर इसी कैटेगरी में अगला प्लाईवुड है स्ट्रक्चरल प्लाईवुड, जो कि जहाँ पे स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा चाहिए आपको कंस्ट्रक्शन में, वहाँ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये तो बात हुई क्लासिफिकेशन ऑफ या डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लाईवुड्स और उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि आप किस पर्टिकुलर प्लाईवुड को किस काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने एक इसको समराइज़ किया है स्पेसिफिकेशन इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन नंबर। यदि आप लोग इसको मेमोराइज़ करेंगे तो ये आप लोगों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ये चीज़ें स्पेसिफिकेशन में बहुत हेल्प करती हैं। मैं इसको रिपीट नहीं करूँगी, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। शटरिंग प्लाईवुड के लिए 4990 इज़ अलॉटेड। अब हम देखेंगे कि इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं प्लाईवुड के। यदि हम इसको यूज़ करते हैं तो हमें क्या क्या एडवांटेजेस मिलते हैं। सबसे पहली बात तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल है। क्यों है स्ट्रॉन्ग? क्योंकि इसमें जो कंस्ट्रक्शन ऑफ लेयर्स है वो 90 डिग्री पे है, तो जो कि उसको एक अलग से स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। जो क्रॉस ग्रेन्स हैं, क्रॉस ग्रेन्स अगेन वही बात है कि यदि आपकी नीचे की लेयर है वो आपने यदि लॉन्गिट्यूडनल डाली है तो जो सेकंड लेयर आएगी वो आपकी क्रॉस में आएगी, फिर थर्ड लेयर लॉन्गिट्यूडनल होगी, फोर्थ लेयर फिर आपकी क्रॉस में आएगी। तो इस तरीके से ये क्रॉस ग्रेन्स बनते हैं, जिसकी वजह से आपको सबसे बड़ी सुविधा मिलती है कि जब आप नेलिंग करते हैं प्लाईवुड में तो जो प्लाईवुड है वो स्प्लिट नहीं होता। यदि आप लॉन्गिट्यूडनल लेयर्स को ऐसे जमाते जाएंगे और जब आप उसमें कील ठोकेंगे तो प्लाईवुड फट जाएगा कील ठोकते समय। इसलिए क्रॉस ग्रेनिंग जो है आपको बहुत हेल्प करती है और इसी वजह से प्लाईवुड में नेलिंग पॉसिबल है। अभी जब हम आगे पढ़ेंगे फाइबर बोर्ड्स वगैरह में नेलिंग का दिक्कत आता है। अगेन जो ऑड नंबर ऑफ प्लाईज हम यूज़ करते हैं इसको बनाने में, उसकी वजह से इसमें एक बैलेंस क्रिएट होता है और इस वजह से प्लाई जो है वो बेंड नहीं हो पाती है।
चूँकि सॉलिड वुड यदि हम यूज़ करते हैं तो वो हैवी होती है वजन में, जबकि जो प्लाईवुड से जो फर्नीचर आप बना रहे हो वो कंपैरेटिवली लाइटर होता है और उसको आप इजीली एक स्थान से दूसरी स्थान पे शिफ्ट कर सकते हो। चूँकि अभी हमने देखा कि बहुत सारे साइजेज़ में अवेलेबल है, बहुत सारी थिकनेसेस में अवेलेबल है, बहुत सारी क्वालिटीज़ में अवेलेबल है, इसलिए आप इसको अलग अलग एप्लीकेशन के लिए अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेजेस है। ये इसका दूसरा एक और अच्छा एडवांटेज निकल के आता है कि जब जहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशंस बहुत ज़्यादा है वहाँ पे ये इजीली वार्प नहीं होती है, मतलब ट्विस्ट नहीं होगी और श्रिंकेज की प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो अगेन ये चीज़ें इसको बहुत सारे वेरिड एप्लीकेशन के लिए सूटेबल बनाती हैं। फिर जो एक सबसे बड़ा है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, क्योंकि ये लकड़ी से हम इसको कंपेयर कर रहे हैं नेचुरल वुड से, तो हमेशा ये नेचुरल वुड से हमें सस्ता ही पड़ेगा। और अगेन इट इज़ एनवायरनमेंट फ्रेंडली ऑल्सो। अब हम देखते हैं प्लाईवुड के डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, जो कि हम देख रहे हैं कि यूरिया एंड फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड इसमें यूज़ होता है ग्लूइंग के लिए एडहेसिव के रूप में। उससे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ डेवलप होते हैं वर्कर्स में जो काम करते हैं, तो ये एक इसका नेगेटिव एस्पेक्ट्स निकल के सामने आता है। अगेन कई मायनों में ये नेचुरल वुड से वीक हो जाता है, जितना ड्यूरेबल नेचुरल वुड होता है उतना नहीं होता है। स्पेशली लॉन्ग शीट्स में जब आप इसको यूज़ करते हैं वहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी दिक्कत करती है। लॉन्ग टर्म में इस पे इंसेक्ट्स का अटैक भी हो सकता है, तो आपको स्पेशल जो प्रोटेक्टिव जो मेजर्स हैं वो इसको अप्लाई करते रहना पड़ता है ताकि उसमें कीड़े ना लगें। यदि आप प्लाईवुड की सरफेस को पेंट नहीं करोगे तो इसकी सरफेस जो है समय के साथ ख़राब होनी शुरू हो जाती है। सबसे बड़ा इसमें जो एक डिसएडवांटेज निकल के आता है हमारे इंटीरियर डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इसमें कार्विंग आप नहीं कर सकते हो। तो यदि आपको क्लासी लुक का फर्नीचर क्रिएट करना है तो हमेशा आपको नेचुरल वुड में ही जाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा प्लाईवुड का लिमिटेशन हम देखते हैं कि इसमें क्लासी ग्रूव्स आप क्रिएट नहीं कर सकते हो। दूसरा, इसको आप जो है इसको आप एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते हो प्लाईवुड को, क्योंकि इसकी जो सरफेस आप लोगों ने सभी ने देखा या अभी हमने जो पीछे पिक्चर में देखा, काफ़ी रफ सरफेस होती है और दिखने में बहुत सुंदर सी सरफेस नहीं होती है। तो हमेशा आपको इसको सरफेस को फिनिश करना पड़ेगा लैमिनेट्स के थ्रू, या फिर पेंट्स इसके ऊपर आपको अप्लाई करने पड़ेंगे, या फिर वीनियर्स आपको इसके ऊपर लगाना पड़ेगा ताकि ये एक डेकोरेटिव लुक में आ सके। जबकि लकड़ी को आप केवल सिंपली उसको पॉलिश करके यू कैन यूज़ इट, वो अपने आप में डेकोरेटिव लुक देती है आपको। अब हम देखेंगे कि प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग के कौन कौन से ब्रांड्स हमारे इंडिया में अवेलेबल हैं। ये जानकारी होना आपको बहुत ज़रूरी है। इसके लिए अगेन मैं सजेस्ट करूँगी कि मैंने यहाँ पे कुछ कंपनीज़, कुछ ब्रांड्स को इनकॉर्पोरेट किया है, लेकिन जब आप इसकी फील्ड में जाएंगे यहाँ पे तो आपको बहुत सारे प्लाईवुड ब्रांड्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे कुछ कंपनीज़ के नाम मैं आपको बता रही हूँ। कुछ लोकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ भी हैं जो प्लाईवुड बनाती हैं, लेकिन कुछ बिगर कंपनीज़ हैं जिनका कि नाम से प्लाईवुड चलता है। उन बिगर कंपनीज़ को यदि हम देखें तो किट प्लाई इंडस्ट्रीज़ है, काफ़ी पुराना ब्रांड है। ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज़ हैं, सेंचुरी प्लाईवुड्स हैं। किट प्लाई का जो प्लाईवुड ब्रांड आपको मिलता है वो किट गोल्ड किट नाम से ही मिलता है। यहाँ पे एक लोगो आपको दिख रहा है शारदा प्लाईवुड इंडस्ट्रीज़ का, बहुत पुरानी इंडस्ट्री है और इनकी जो प्लाई या बोर्ड्स आते हैं वो ड्यूरो प्लाई के नाम से आते हैं। इनका जो ब्रांड नेम है दैट इज़ ड्यूरो, और ये जो शारदा प्लाईवुड है ये इनका कंपनी का नाम है। तो आप लोगों को और नाम एक्सप्लोर करने हैं और देखना है इनकी, आप टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में भी जा सकते हो कि कौन सी कंपनी क्या क्लेम कर रही है, तो आप उसकी क्वालिटी और उसकी स्ट्रेंथ को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। टीवी में आप लोग ऐड देखते ही हैं कि काफ़ी सारे एड्स आते हैं, तो उन एड्स को भी आप गौर करें तो भी उससे भी आपका नॉलेज जो है वो बढ़ेगा। अभी ये हमने बात की कि प्लाईवुड को आप एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसको आपको डिफरेंट फिनिशेस उसके ऊपर देनी पड़ती हैं उसको डेकोरेटिव बनाने के लिए, उसको यूजेबल बनाने के लिए। तो व्हाट आर दोज फिनिशेस विच यू कैन अप्लाई ऑन द फेस ऑफ प्लाईवुड? तो लेमिनेट्स हो सकते हैं, वीनियर्स हो सकते हैं और पेंट्स हो सकते हैं। अभी लेमिनेट्स और वीनियर्स हमारे इसी वुड प्रोडक्ट्स टॉपिक का पार्ट हैं जिनके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, और पेंट्स को भी हम बाद में समझेंगे। पेंट से आप सब भली भांति परिचित हैं, जो हम दीवारों पे पेंट करते हैं उसी तरह से वुडन पेंट्स मार्केट में अलग अलग प्रकार के अवेलेबल हैं जिनको कि आप प्लाईवुड के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जनरली फर्नीचर मेकिंग में जब हम प्लाईवुड को यूज़ करते हैं तो आइदर यू गो फॉर लैमिनेट और यू गो फॉर वीनियर।
तो यहाँ पे आके हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। यदि हम आज के लेक्चर को समराइज़ करें तो आप देख पा रहे हो कि आपने देखा कि प्लाईवुड जो है इट्स अ टाइप ऑफ इंजीनियर्ड वुड। जब हम बोलते हैं इंजीनियर्ड वुड, दैट इज़ मैन मेड वुड आप उसको कह सकते हो, या मैन्युफैक्चर्ड वुड आप उसको कह सकते हो। हमने ये भी देखा कि जो प्लाईवुड की स्ट्रेंथ है वो हमेशा डिपेंड करती है टाइप ऑफ वुड जो कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ हो रही है, और कितने नंबर ऑफ प्लाईज से वो पर्टिकुलर प्लाईवुड बना हुआ है, उससे उसकी स्ट्रेंथ आप डिफाइन कर सकते हो। जो वाटर रेजिस्टेंस है प्लाईवुड का, वो बेसिकली डिपेंड करता है किस प्रकार का एडहेसिव उसको बनाने के लिए या ग्लूइंग मटेरियल उसको बनाने के लिए यूज़ किया गया है। प्लाईवुड को आप इनसाइड या आउटसाइड ऑफ बिल्डिंग दोनों तरह से यूज़ कर सकते हो, वो डिपेंड करता है उसके वाटर रेजिस्टेंस के ऊपर। और इसके लिए जो कोड लेटर शोज हैं वो हर शीट पे आपको दिए हुए हैं, वहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो। और प्लाईवुड में सबसे अच्छी बात यह है कि आज के समय में इट इज़ द मोस्ट प्रिफर्ड चॉइस फॉर फर्नीचर मेकिंग या पार्टीशंस। सो आज का लेक्चर हमारा आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो थोड़ी सी एक्सरसाइज, यदि मुझे लगता है कि यदि आप लोगों ने लेक्चर ध्यान से सुना है तो आप इस लेक्चर के बाद ये जो नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं कुछ, वहाँ इनको आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। जैसे लेट्स डू some exercise. Question 1, and list at least 5 famous industries and brands of plywood available in Indian market. Explore some more brands from market based or internet based study. I think you can able to do it. Now question 2, describe importance of number of plies in plywood. Number 3, and list 2 names of hardwood and 2 names of softwood. Those can be used in manufacturing of plywood. And question 4, write Indian standard specification number for different types of plywood. So यहाँ पे हमारा आके इंजीनियर्ड वुड के अंदर आपका जो प्लाईवुड टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके लिए आपको बताऊंगी फाइबर बोर्ड्स और ब्लॉक बोर्ड्स के बारे में। कुछ यहाँ पे सजेस्टेड रीडिंग्स हैं जिनको आप रेफर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।